गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे होती है? सुबह 6 बजे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सुबह 6 बजे उठकर ये क्लास लेनी है और क्या करना है? अपनी कॉपी में एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुराग ठाकुर ने कहां पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण मंत्रालय का प्रसारण सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए, अनुराग ठाकुर ने कहां पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो कहां पर किया है? दिल्ली में किया है। कहां पर किया है? दिल्ली में किया है। बात करते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, कि अगर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना होती है 15 अगस्त 1947 को। कब होती है? 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और बात करें मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर हो जाता है? वो नई दिल्ली में है। अगर संस्था कार्यपालक की बात करें, संस्था कार्यपालक कौन है? अमित खरे है, जो क्या है? IAS अधिकारी है। क्या है? IAS अधिकारी अमित खरे इसके संस्था कार्यपालक है। ये जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, ये क्या है? भारत सरकार की शाखा है जो सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। कौन कौन सी चीजों के लिए? फिल्मों, प्रेस, सूचना, प्रसारण, नियमों, विनियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, बात आई है दिल्ली की कि कहाँ पर किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है। तो दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली की जो स्थापना थी, यानी दिल्ली के संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली का जो संस्थापक है वो तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर को माना जाता है। किसे माना जाता है? तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। जो दिल्ली में तोमर वंश था उसका शासनकाल 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। और दिल्ली का अगर पुराने नाम की बात करें, महाभारत काल के वक्त, महाभारत काल के समय दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 दिसंबर को दिल्ली शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। किसने रखी थी? भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम, नाम ठीक कर लेंगे, ये जॉर्ज पंचम ने रखी थी। और ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। अगर बात करें रूपरेखा तैयार किसने की थी, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर ने की थी। अगर बात करें नींव किसने रखी थी, तो जॉर्ज पंचम ने रखी थी। और अगर बात करें संस्थापक की, तो संस्थापक किसे माना जाता है? अनंगपाल तोमर को संस्थापक माना जाता है दिल्ली का। वर्तमान में आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल वहां पर CM है, मुख्यमंत्री है, और उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे कि हाल ही में मंथन आइडियाथॉन किसने लॉन्च किया है? बताइए, मंथन आइडियाथॉन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है माधवीपुरी बुच ने। किसने किया है? माधवीपुरी बुच ने। किसकी अध्यक्ष है वर्तमान में? सेबी की। किसकी है? सेबी की अध्यक्ष है। बात करते हैं सेबी की। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होती है सेबी की फुल फॉर्म?
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें कि जो सेबी का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो सेबी का मुख्य उद्देश्य है शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना। क्या है? शेयर मार्केट में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका है? सेबी का है, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है। यह जो संस्था है यह ट्रेड्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद करती है। कौन सी संस्था? सेबी। सेबी जो संस्था है वो क्या करती है? ट्रेड्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कैम के खिलाफ मदद करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना मानी जाती है। भारतीय प्रतिभूति, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 2092 के प्रावधानों के अनुसार स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1992 को हुई थी। किसके? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी में और भी देख लेते हैं कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? सेबी का मुंबई में है। सेबी में कितने सदस्य होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। सेबी में कितने सदस्य होते हैं? 4। और सेबी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और सेबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर S.A. दुबे थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी फिलहाल में? कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि एल्डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार भारत के कौन से राज्य का चंद्रपुर जिला विश्व का तीसरा सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है? बताइए फटाफट से, कौन सा जिला है जो सबसे गर्म जो स्थान है वो दर्ज किया गया है? बताएंगे तो वो किया गया है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र किया गया है तीसरा सबसे गर्म स्थान। ठीक है, चलिए बात करते हैं मौसम विज्ञान की बात आई है तो मौसम विज्ञान से संबंधित, जलवायु से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो आर्द्र पवनें हैं वो कहाँ बहती है? तो कहाँ बहती है? ये बहती है समुद्र से स्थल की ओर। कहाँ बहती है? समुद्र से स्थल की ओर बहती है। दूसरा क्वेश्चन है कि तमिलनाडु व कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा होती है, यानी शीतकाल में वर्षा किसके द्वारा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होती है तमिलनाडु व कोरोमंडल तट पर। कब? शीतकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के मैदानी भागों में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है असम के मैदानी भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिम में शीतकाल में वर्षा किसके द्वारा होती है? भूमध्य सागर में। कहाँ पे होती है? भूमध्य सागर में होती है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत की यूपीआई ने हाल ही में वॉल्यूम के मामले में कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है? बताइए कितने करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है? तो ये कर लिया है 500 करोड़ का। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है यूपीआई ने वॉल्यूम के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 को कितने महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो बताइए कितने महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो इन्हें 6 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। किसे? केंद्र सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति। विदेश व्यापार जो नीति है वो एक बार में 5 वर्ष के लिए तैयार की जाती है, यानी जैसे 2020 में 2015 में तैयार की गई, कब तक के लिए? 2020 तक के लिए। लेकिन कोरोना-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण उसका समय बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। वो कब? 2021 तक कर दी गई थी। अब फिर से उसका समय बढ़ा दिया गया, 6 महीने का समय और बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए
देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कि जो भारत में विदेशी व्यापार की शुरुआत है वो कब हुई थी। मई 1963 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मई 1963 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी विदेशी व्यापार की शुरुआत। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि विदेशी व्यापार नीति कौन जारी करता है? तो विदेशी व्यापार नीति भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। कौन सा करता है? भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय क्या करता है? विदेशी व्यापार नीति जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश व्यापार को एक बार में 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है, मैंने अभी बताया आपको। और उसमें क्या होता है कि विदेशी व्यापार अधिनियम 1 जून 2000 से लागू किया गया था। जो भारत की विदेश व्यापार नीति है उसे एक बार में 5 वर्ष के लिए, लेकिन जो अधिनियम था शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत तो 1963 में हो गई थी भारत सरकार द्वारा, लेकिन जो अधिनियम था व्यापार अधिनियम वो 1 जून 2000 से लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1 जून 2000 से लागू किया गया था। इसी में और देखते हैं कि 2015 में 1 अप्रैल को लागू किया गया, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 1 साल और बढ़ाकर 2021 कर दिया था। 20 से 21 कर देंगे, यहाँ पर 21 कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? बताइए कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा मेघालय। कौन करेगा? मेघालय करेगा। बात करते हैं टेबल टेनिस की। टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? टेबल टेनिस का हिंदी में क्या नाम है? बताइए क्या बोलते हैं टेबल टेनिस को? तो टेबल टेनिस को बोलते हैं पिंग पोंग। क्या बोलते हैं? पिंग पोंग बोलते हैं टेबल टेनिस को हिंदी में। पहला पॉइंट क्या है कि जो टेबल टेनिस की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो वो इंग्लैंड में 1880 में हुई थी। कब हुई थी? 1880 में। और 1922 में इंग्लैंड में टेबल टेनिस एसोसिएशन बना तथा प्रथम विश्व प्रतियोगिता लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जो एसोसिएशन बना था वो कब बना था? 1922 में बना था इंग्लैंड में, लेकिन जो प्रथम विश्व प्रतियोगिता हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। और अब यह जो खेल है इतना लोकप्रिय हो चुका है कि ये 71 देशों में खेला जाता है। विश्व के 71 देशों में ये खेल खेला जाता है। टेबल टेनिस को पहचान सही मायनों में, टेबल टेनिस की जो पहचान थी वो सही मायनों में कब हुई थी? 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गठन के बाद ही मिली थी। यानी जो टेबल टेनिस को एक पहचान मिली थी सही मायनों में वो कब मिली थी? 1926 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के गठन के बाद ही मिली थी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि टेबल टेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पिंग पोंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम को हराकर जीता है? तो बताइए किस क्रिकेट टीम को हराकर जीता है? तो ये जीता है इन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराकर। किसे? इंग्लैंड क्रिकेट टीम को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट सबसे पहले कहाँ खेली गई थी? 1934 में खेली गई थी, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुई थी। क्या हुई थी? इंग्लैंड की जीत हुई थी। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो ये दुबई में हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि IGA, ये ईगा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इसे हिंदी में लिख देते हैं ईगा, ये नाम है इनका। ठीक है, ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने जापान की किस खिलाड़ी को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो किसे हराया है? नाओमी ओसाका को हराया है। किसे हराया है? नाओमी ओसाका को हराया है, जो कहाँ की खिलाड़ी है? जापान की है। किन्होंने हराया है? ईगा स्वीटेक ने हराया है और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर
9 कि इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था चौथा संस्करण आयोजित? तो ये किया गया था केरल के कोच्चि के बोलगट्टी पैलेस में। केरल का कोच्चि का जो बोलगट्टी पैलेस है ये वहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलिए फटाफट से चलेंगे आगे, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। इसके बाद देख लेते हैं केरल के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो केरल है, केरल की कैपिटल क्या हो जाती है? बताइए, केरल की जो कैपिटल है वो हो जाती है तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाती है? तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल हो जाती है। अगर बात करें राजभाषा की तो केरल की राजभाषा मलयालम हो जाती है। अगर बात करें गठन की तो 1 नवंबर 1956 को केरल का गठन माना जाता है। अगर बात करें राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनारई विजयन है। कौन है? पिनारई विजयन मुख्यमंत्री है। अगर बात करें विधानसभा में कितनी सीटें हैं तो 140 सीटें विधानसभा में हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं। लोकसभा में 20 सीटें हैं। अगर बात करें प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, एक बार फिर से बता देती हूँ, राजधानी क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम है। भाषा मलयालम। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनारई विजयन है। विधानसभा में 140 सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। इसके बाद देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला आ जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। कौन सा आ जाता है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। चलिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। दूसरा है साइलेंट, ये फिर से यहाँ पर दूसरा है एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा है? एराविकुलम नेशनल पार्क। कौन सा हो गया? साइलेंट वैली, एराविकुलम। तीसरा है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य तीसरा है। इसके बाद है नेक्स्ट है इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है? इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य। और नेक्स्ट है अन्नामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अन्नामुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन कौन से हो गए? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य और अन्नामुड़ी शोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी आज की पुस्तक। आज की पुस्तक कौन सी है? मधुशाला। मधुशाला के लेखक कौन है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो की जो नीति थी वो कब अपनाई थी? बताइए, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? बताएंगे फटाफट से, ये आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी कल की जो पुस्तक मैंने आपसे पूछी थी कि मैला आंचल लेखक इसके जो लेखक है वो कौन है? मैला आंचल के जो वो है लेखक, राइटर है वो कौन है? तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये है फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? इनका नाम लिख लेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। मैंने आपको बोला था कि एक बुक भी अगर आप रोज याद करेंगे एक रचना तो 30 रचनाएं आपके 1 महीने में याद हो जाएगी। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। और कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है भरतनाट्यम से। कौन से नृत्य से है? भरत
नाट्यम से है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल के जो क्वेश्चन हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। बताइए किस देश के साथ किए, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश ने देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की, तो श्रीलंका ने की। किसने की? श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फार्म इजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया, किसे बनाया, तो आमिर खान को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल पे ने हाल ही में किसके साथ यूपीआई के लिए टैप टू पे के लिए समझौता किया, तो पाइन लैब्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष वर्ष 2022 में किसे चुना गया। भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष वर्ष 2022 में किसे चुना गया, तो ये चुना गया है विश्वास पटेल को। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ किस राज्य सरकार ने हाल ही में जन जागरूकता अभियान विनय समरस्य पहल का शुभारंभ किया, तो किसने किया है? बताइए। विनय समरस्य पहल का शुभारंभ ये कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी की, तो ये की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2022-27 तक के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है, तो किस राज्य सरकार ने दी है? बताइए। कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए लोगो, जर्सी सुबंगर व गाना लॉन्च करने वाले खेल मंत्री कौन है, तो ये है अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, तो ये हमारे कल के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और 10 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, लास्ट में बीच में तो नहीं बोलती ना, जब तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते तब तक मैं बिल्कुल भी नई बात भी नहीं करती, ना कुछ बोलती कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं। पहले क्लास है, उसके बाद अगर क्लास आपको अच्छी लगती है, पहले आपके लिए क्वेश्चन है, कंटेंट है। अगर क्लास में दम है, कंटेंट में दम है तो लाइक कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं है कि हम आपसे ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ क्लास में मेहनत की जाती है, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाए जाते हैं, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना इन 3 चीज़ों को करने में, एक उंगली ही तो टच करनी है, तो कर दीजिए, है ना। अगर आपका मन नहीं है करने का तो मत कीजिए, ज़बरदस्ती थोड़ी है किसी चीज़ की। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।